हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये जो हम लोग की सीरीज चल रही है ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की जो सीरीज है। इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट के बिल्कुल जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दरअसल मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं रखते हैं, मतलब उनका किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, बहुत उलझे उलझे से रहते हैं कॉन्सेप्ट को लेके। तो मेरी एक ये कोशिश है या प्रयास है मेरा कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखा जाए। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर एडवांस लेवल की चीजें आपको समझने में बहुत आसानी होगी। मैंने देखा है स्टूडेंट बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं रखते हैं और एडवांस लेवल की चीजों को लेकर परेशान रहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी क्लास प्रोवाइड किया जाए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें अपने। अगर यूपीएससी में सिलेक्शन चाहिए आपको तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो टर्म्स हैं, उनके जो शब्द हैं, उनके अर्थ बिल्कुल मायने होने चाहिए। जो परिभाषा है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड और क्लियर होनी चाहिए, मानक परिभाषा हो और बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषा आपको पता हो। ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका और इस पे अगर आप एडवांस लेवल की चीजें ऐड ऑन करते हैं तो फिर आपका जो सिलेक्शन है वो मोस्ट प्रोबेबल है, बहुत अच्छे तरीके से आप फाइटर बनेंगे या इसको करने में सक्षम होंगे। ये जो मेरी क्लास है ये क्या है, बाइलिंगुअल है। इसमें जो मैटर है इंग्लिश में है, बट मैं हिंदी में भी समझाता रहूंगा। तो मेरी पूरी कोशिश है कि थोड़ा बैलेंस क्लास लेकर चला जाए, हिंदी और इंग्लिश दोनों इस मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये क्या हो, बेनिफिशियरी हो। तो इस सीरीज में हम लोगों ने देखा है अभी तक की क्लासेस में कि जो हमारा पहली क्लास थी उसमें हम लोगों ने देखा था, या एक तरह से कहा जाए ओरिएंटेशन क्लास थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो उसको जाके देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग इसके बाद में जिसको हमारे कुछ टर्म्स हैं, जैसे इन्वायरमेंट क्या है, ओरिजिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या, हमारे वायुमंडल की उत्पत्ति क्या है, ठीक है, या पर्यावरण की परिभाषा क्या है, आवास की डिफिनीशन क्या है, हैबिटेट और इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, इकोलॉजी क्या है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इकोसिस्टम क्या है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, जिसमें हम लोगों ने स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में चर्चा की हुई है। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो इक्वेटिक इकोसिस्टम है, जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरल रीफ इकोसिस्टम, प्रवाल भित्ति पारिस्थितिक तंत्र। ये हम लोग के ज्योग्राफी में भी आता है, ओशनोग्राफी में, समुद्र विज्ञान में, और ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मरीन इकोसिस्टम का क्या है, बिल्कुल बेस है, उसका आधार है। और ये क्या करता है, ये जो हमारे मरीन इकोसिस्टम के जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने जीव जंतु हैं, इनको फीडिंग ग्राउंड और ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है, मतलब आहार और आवास, और खास करके जो प्रजनन क्षेत्र है वो उपलब्ध कराता है। कौन, ये कोरल रीफ। तो ये हमारे समुद्री क्षेत्र के हार्डली 1% एरिया पे एग्जिस्ट करता है। पूरे समुद्र या महासागर के कुल क्षेत्रफल के 1% भाग पर कोरल रीफ पाए जाते हैं। बट ये हमारे इकोसिस्टम का 40 to 60% बायोडाइवर्सिटी को ये क्या करता है, एक तरह से सपोर्ट करता है या उसको आहार एवं आवास प्रदान करता है। तो यहाँ पे मेरी कोशिश है, ये जो हम लोग का लेक्चर है, इस लेक्चर के थ्रू जो बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लासेस हैं, इसमें आपके सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है। और जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डील करेंगे तो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से जो एडवांस लेवल की चीजें हैं या जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि कोरल क्या होते हैं, या जिनको प्रवाल कहा जाता है, इनको मूंगा भी कहा जाता है, ये क्या होते हैं एक्चुअल में, या इनको पॉलिप भी कहा जाता है। तो देखो ये क्या होते हैं ना, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, और यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, बड़ी सॉफ्ट होते हैं। तो ये क्या करते हैं ना कि अपने चारों ओर सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर क्या करते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक क्या करते हैं, सेल डेवलप करते हैं। मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट की अपने चारों ओर एक खोल बनाते हैं, चूने की एक खोल बनाते हैं और उसी खोल में रहते हैं। क्लियर है। अब देखो इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि ये जो इनका माउथ है, क्लियर है, माउथ है, ये इनका थ्रोट है, गला है, ये इनका स्टमच पेट है। ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे टेंटिकल्स होते हैं, ये सब क्या है, इनके टेंटिकल्स हैं। टेंटिकल्स का मतलब होता है जबड़ा जिसको बोलते हैं। जैसे आप चींटी को देखें, एंट को देखें, या स्पाइडर को देखें, मकड़ी को देखें, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे जो करती रहती है वो क्या है, उसका उसका टेंटिकल्स है। या आपने स्कॉर्पियो को देखा हो, बिच्छू को, तो उसका जो डंक होता है वो तो पीछे होता है, जैसे ऐसे लगा के रखती है पीछे, लेकिन उसके मुंह के पास ऐसे ऐसे जबड़ा जो होता है ना, उसी को बोलते हैं टेंटिकल्स। तो ये टेंटिकल्स का इसका
मेन पार्ट है। और ये जो हंटिंग करता है, जब ये कोरल शिकार करता है तो उसमें इसके टेंटिकल्स बहुत इसके काम आते हैं। तो अभी आप देखेंगे ना कि जो कोरल्स होते हैं वो हमारे ओशन एरिया में बहुत अच्छे तरीके से फैले होते हैं, बहुत एकदम कहा जाए कि बहुत देखने में रंग बिरंगे लगते हैं ये, ठीक है। मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा कि कोरल्स के क्या पिक्चर होते हैं। तो ये देखने में क्या होते हैं, बहुत रंग बिरंगे होते हैं, अच्छी तरह से फैले होते हैं ये समुद्र के क्षेत्र पर। तो ये होते हैं हमारे कोरल। अब थोड़ा सा इनके बारे में एक इंफॉर्मेशन ले लिया जाए कि ये क्या है, कैसे बनते हैं, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, क्या इनके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट है, इनके लिए आदर्श परिस्थितियां क्या हैं। और एक नई जो समस्या है जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में मस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो है कोरल ब्लीचिंग, जिसको बोलते हैं प्रवाल विरंजन। कि ये मरते कैसे हैं, कोरल की जो कॉलोनी है ये कैसे मर जाती है, कैसे समाप्त हो जाती हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या है, वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप ये जो क्वेश्चन होगा, ये सेशन होगा, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी एज वेल एज फॉर स्टेट कमीशन। ये यूपीएससी के लिए तो है ही, स्टेट कमीशन जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस है, या आपका बिहार पीसीएस है, या मध्य प्रदेश पीसीएस है, या उत्तराखंड पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस है, सब में क्या करेगा, आपको ये हेल्प करेगा, क्योंकि सब जगह स्टेट कमीशन में ये टॉपिक तो है ही है, मैंने देखा है। क्लियर है? चलिए तो यहां पर देखते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में जानते हैं, कोरल के बारे में कि कोरल क्या होते हैं। तो देखो क्या है, कोरल इज ए मरीन ऑर्गेनिजम्स, मतलब कोरल क्या है, एक सागरीय जीव हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेलेंट्रेटा फाइलम। ये किस संघ के हैं, सेलेंट्रेटा फाइलम के हैं। विच इज फाउंड इन ट्रॉपिकल ओशियन, जो उष्ण कटिबंधीय सागरों में पाए जाते हैं। इट सर्वाइव्स ऑन लाइम, जो चूने पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, क्योंकि इनके जीवन में चूना बहुत महत्वपूर्ण है, चूने को खाते भी हैं, चूने से अपनी खोल भी बनाते हैं। कोरल रीफ्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बिटवीन, मतलब ये क्या होते हैं, जो कोरल रीफ, अब इन्हीं कोरल के थ्रू जो पॉलिप होते हैं इसके थ्रू जो रीफ बनाई जाती है, जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको रीफ बोलते हैं। तो जो इन कोरल से जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रीफ बोलते हैं। अब एक्चुअल होता क्या है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अपने चारों तरफ क्या करते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड सेल डेवलप करते हैं, जैसा कि आपने शंख देखा होगा, सीपी देखा होगा, या मोलस्क देखा होगा, घोंघा देखा होगा, क्या करते हैं अपने चारों तरफ बॉडी के क्या करते हैं, एक हार्ड सेल का डेवलपमेंट करते हैं, वैसे ये कोरल करते हैं। तो जब एक कोरल मर जाता है तो उसके सेल पे दूसरा कोरल क्या कर देता है, अपना घर बना लेता है या अपनी सेल को डेवलप कर लेता है, और इस तरह से कोरल मरते रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर जमते रहते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखना है, कोरल रीफ आर यूजुअली फॉर्म्ड बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। मतलब अगर हम इस पृथ्वी की आकृति को लें कि हमारा ग्लोब है और ये क्या हमारा भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, तो ये जो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये कोरल क्या होते हैं, ये डेवलप होते हैं या एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? तो ये कोरल जो है नॉर्थ डिग्री 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, मतलब कर्क रेखा से थोड़ा सा उत्तर में और मकर रेखा के थोड़ा सा दक्षिण में ये एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? तो इसके बारे में क्यों, क्योंकि यहीं पर इनको आइडियल कंडीशन मिलती है टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी। ठीक है, एलॉन्ग एज आइलैंड्स आर कोस्ट्स आर ए अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म, किसके सहारे, तो तट के सहारे, किसी द्वीप के सहारे, या अंडरग्राउंड जो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, जो डूबा हुआ कोई क्षेत्र है वो प्लेटफॉर्म के रूप में इनके लिए काम करता है। क्लियर है? इनके लिए एप्रोप्रिएट डेप्थ वही प्रोवाइड कराता है, गहराई उपलब्ध कराता है, तो वहां पे डेवलप होते हैं। देखिए अब क्या है, कोरल एक्चुअली लीव्स इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं, किसके साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, जो नीला हरित शैवाल है उसके साथ ये सहजीवी संबंध बनाकर रखते हैं, उसी के बारे में बताया जा रहा है। विथ यूनिसेलुलर एल्गी, जो क्या होता है, जूजेंथिलेया होता है, और इसको क्या बोलते हैं, एल्गी। एल्गी आर लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ कोरल सो दैट दे कीप्स रिसीविंग सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखो ये क्या होता है ना कि एल्गी आती है, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है और इस कोरल से बोलती है कि भाई मेरे साथ दोस्ती करोगे, तो ये बोलता है हमको क्या फायदा होगा तुमसे दोस्ती करने से। तो दोनों के बीच में एक समझौता होता है, तो एल्गी बोलती है कोरल से कि तुम मुझे रहने के लिए अपना क्या करो, नेक्स्ट दे दो या अपनी सेल को दे दो,
और ये जो कोरल बोलता है कि ठीक है मैं तुमको रेंट पे तो दे दूंगा, रेंट क्या मिलेगा मुझे? तो एल्गी बोलती है कि मैं फोटोसिंथेसिस से खाना बनाऊंगी, किसमें? रेडिएशन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करूंगी, और ये जो मेरी बॉडी में खाना स्टोर है इसको तुम खा के अपना न्यूट्रिशन को फुलफिल कर सकते हो। तो दोनों के बीच में, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल और कोरल के बीच में एक समझौता होता है, जिसमें दोनों प्रजातियों को समान रूप से फायदा होता है। कोरल को खाना मिल जाता है और एल्गी को रहने के लिए आवास और फोटोसिंथेसिस करने की प्रक्रिया के लिए यहां पर एक हैबिटेट मिल जाता है, आवास मिल जाता है। तो दोनों जो जीव हैं ये क्या होते हैं? ये लाभान्वित होते हैं। इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। क्लियर है? अब देखो, कोरल्स गेट देयर कलर ड्यू टू जूजैंथिला एल्गी। अब देखो कोरल जो होते हैं ना, इन जो कोरल की कॉलोनी है, आप देखोगे गूगल पे या यूट्यूब पे तो बहुत रंग बिरंगी कॉलोनी दिखेगी। इसमें हमने ऐड किया था बट पैसे पता नहीं कैसे ये डिलीट हो गया इसमें से जो उसकी पिक्चर्स थे। चलिए उसको तो आप देख लेंगे, बाद में मैं दिखा दूंगा आपको। तो ये क्या होता है, जो कोरल्स होते हैं ना बड़े रंग बिरंगे होते हैं, अतरंगी टाइप के होते हैं और देखने में बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। तो जो इनकी कॉलोनी होती है, कोरल जहां एक साथ रहते हैं ग्रुप में, उसको कॉलोनी बोलते हैं, और जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको रीफ बोलते हैं। क्लियर है? तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसको रीफ बोलते हैं, और जब एक साथ ग्रुप में रहते हैं तो उसको कॉलोनी बोलते हैं, कोरल की कॉलोनी। तो ये क्या होते हैं अपने कॉलोनी में ना, जब रहते हैं कोरल तो ये बड़े क्या होते हैं, रंग बिरंगे दिखते हैं, अलग अलग लाल पीले हरे नीले सब कलर के। तो इनका एक्चुअल कलर किसके थ्रू आता है? तो ये आता है ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू। कौन सी है? जूजैंथिला जो एल्गी है, उसी की वजह से इनके डिफरेंट कलर आते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं। क्लियर है? कोरल्स आर जनरली व्हाइट इन कलर, जबकि कोरल क्या होते हैं अपने रंग में सफेद। यहाँ पे भले डिस्टर्स दिखाया गया लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये थोड़े से सफेद होते हैं, मतलब ये उतना कलरफुल नहीं होते हैं जितनी कलरफुल इनकी कॉलोनी दिखती है। क्लियर है? तो ये होते हैं। ठीक है, अब देखो, एल्गी प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन, एल्गी क्या कर लेती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एल्गी लेके क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है, उसमें से कार्बन तो ले लेती है लेकिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देती है। तो यही जो कोरल हैं इनको ऑक्सीजन मिलता है, वो कौन प्रोवाइड करता है? एल्गी प्रोवाइड कराते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखो, एल्गी प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड एंड अट्रैक्टिव कलर एंड ऑर्गेनिक मैटर्स टू कोरल थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें एल्गी इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है कोरल्स को, और इनका जो डिफरेंट डिफरेंट कलर का जो इनका एक पैटर्न होता है, या कोरल की कॉलोनी डिफरेंट डिफरेंट कलर की दिखती है, वो किसकी वजह से होती है? तो वो एल्गी की वजह से इनकी कलरफुल कॉलोनीज होती हैं। अदरवाइज जो कोरल होते हैं ये व्हाइट कलर के होते हैं तो उतना इनका डाइवर्सिव कलर नहीं दिखता या ना नहीं अपेयर होता। क्लियर है? तो यहां ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या कोरल्स के बारे में है। तो अभी तक कोरल के बारे में कहा गया है कि ये जो कोरल्स हैं इनकी स्पीसीज 10 लाख से भी अधिक है। कहीं कहीं तो लिखा है 10 मिलियन से ज्यादा, मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा कोरल की स्पीसीज है। तो ध्यान रखना है कि ये स्पीसीज कोरल की बहुत सी हैं बट उनको बहुत डिस्कवर नहीं किया गया है। तो एक एस्टिमेशन है कि मोर देन 10 लाख स्पीसीज ऑफ कोरल आर फाउंड, मतलब पूरी दुनिया में 10 लाख से अधिक कोरल की प्रजातियां हैं। ठीक है, लेकिन इनसे ज्यादा ही ये है। ठीक है, ड्यू टू द हाई बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ कोरल्स, मतलब अत्यधिक जैव विविधता और अधिक जैविक उत्पादकता के कारण दे आर आल्सो कॉल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। अधिक जैव विविधता के कारण एवं अधिक जैविक या बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी उत्पादकता के कारण इन्हें समुद्रों का वर्षा वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्रों का वर्षा वन। और वैसे जो हमारा वर्षा वन है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, उसको क्या कहता है? लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो इनको ओशन का भी फेफड़ा कहा जाता है। ध्यान रखना है, ये क्या है? ये लंग्स ऑफ ओशन है। ठीक है, ध्यान रखना है। कोरल्स आर नॉट फाउंड इन वेरी डीप वाटर एरियाज। कोरल बहुत गहराई में नहीं पाते हैं क्योंकि सनलाइट आएगी नहीं, सनलाइट आएगी तो फोटो नहीं आएगी, तो एल्गी फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएगी, और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो ऑक्सीजन या प्रेशर की वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना है। दे आर यूजुअली फाउंड इन
वार्म एंड क्लीन सी वाटर। ये जनरली उस एरिया में रहते हैं जहां पे पानी थोड़ा गर्म हो और थोड़ा स्वच्छ हो। स्वच्छ का मतलब कि उसमें सैलाइन वाटर तो हो बट सेडिमेंट ना हो, इम्प्योरिटीज ना हो, उसमें गंदा पानी ना हो, डस्ट ना हो, सैंड ना हो, ठीक है, मड ना हो, उस तरह के वाटर में सर्वाइव नहीं करते हैं। एक्सट्रीमली हॉट आर कोल्ड वाटर एंड वाटर कंटेनिंग हाई सॉल्ट कंटेंट आर अनफेवरेबल फॉर कोरल। बहुत ज्यादा साल्ट भी हो जाएगा तो भी इनके लिए एक क्या हो जाएगा, डिजास्टर्स हो जाएगा, ये इनके लिए हार्मफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कोरल, कि कोरल के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं जहां पर ये अच्छे से ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स, कोरल का फॉर्मेशन कैसे होता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो क्या होता है, कोरल्स रीफ आर, कोरल रीफ इज फॉर्म्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कोरल पॉलिप। जो कोरल रीफ होती है वो इन पॉलिप्स के थ्रू एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, एक संरचना का निर्माण होता है, ठीक है। व्हेन कोरल डाई, जब एक कोरल मर जाता है, देयर इज स्केलेटन्स कंसोलिडेटेड एंड कंबाइंड फॉर फॉर्म ए कोरल रीफ। जब इसका स्केलेट मर जाता है तो इसका स्केलेटन, जो इसका ढाल है कैल्शियम कार्बोनेट का चूने का, वो एक जगह संचित होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है और ये क्या करता है, एक रीफ की तरह से बन जाता है या दीवार की तरह से बन जाता है, उसे रीफ कहा जाता है। क्लियर है। व्हेन ए कोरल डाइज अनदर कोरल डेवलप्स एज ए लिंक ऑन टॉप ऑफ दिस डेड कोरल। जब एक कोरल मर जाता है तो उसके ऊपर दूसरा कोरल अपना घर बना लेता है या उसके ऊपर रहना शुरू कर देता है। कोरल रीफ्स इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस। मतलब इसी प्रक्रिया के थ्रू कोरल रीफ बनता है कि एक कोरल मर जाता है तो उसकी सेल पे या उसकी ढाल पे या खोल पे दूसरा कोरल अपना घर बना लेता है और धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ स्ट्रक्चर कोरल रीफ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मोस्ट कोरल रीफ्स आर फाउंड ऑन नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, मतलब ज्यादातर जो कोरल होते हैं ये सक्रिय महाद्वीपीय मग्न ढालों पर या मग्न तटों पर पाए जाते, मग्न तटों पर पाए जाते हैं। हुज सीवार्ड पार्ट हैज ए स्टीप स्लोप एंड द कोस्टल पार्ट हैज ए जेंटल स्लोप। मतलब ये क्या है, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जो इनका कोरल, जैसे ये मान लो कोस्टल एरिया में है तो जो लैंड एरिया की तरफ इनका ढाल होता है वो जेंटल होता है, लेकिन जो सी साइड में इनका, जो ओपन सी साइड में इनका ढाल होता है वो क्या होता है, बहुत स्टीपी होता है, बहुत तेज ढाल वाला होता है। ये एक इनका जेंटल जो है, इनके बारे में थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। बिकॉज along the coast the coral first grow in length and then in width। मतलब पहले क्या होता है कि एक तट के चारों तरफ विकसित होते हैं, इसके बाद ये इधर की तरफ फैलते हैं, तो इससे इनकी स्टीप ज्यादा रहती है। कोस्ट के चारों तरफ ये पहले डेवलप हो जाते हैं। देखो अब यहां पर ध्यान रखना है, 60% ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर फाउंड इन द इंडियन ओशन। विश्व की सारी कोरल की 60% से अधिक प्रजातियां इंडियन ओशन में पाई जाती हैं, हिंद महासागर में पाई जाती हैं। इन विच मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ्स आर ऑफ एटॉल टाइप। तो ये जब हम लोग पढ़ेंगे कि कोरल कितने टाइप्स के होते हैं, इनका रीफ कितने टाइप्स का होता है, वहां पे देखते हैं। तो बस याद रखना है कि दुनिया की सबसे ज्यादा, मतलब मोस्ट नियर अबाउट 60% ऑफ द टोटल कोरल पॉपुलेशन, यानी कि कुल कोरल की जनसंख्या का 60% कोरल कहां पाए जाते हैं, हिंद महासागर में पाए जाते हैं, इंडियन ओशन में पाए जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि इनके लिए कौन कौन सी जो फिजिकल कंडीशंस हैं या परिस्थितियां हैं जो इनके लिए रिक्वायर्ड होती हैं, जरूरी होती हैं कोरल के लिए, ठीक है। तो पहला इसमें देखते हैं कि कोरल्स रीफ्स आर 3 टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो यहां पर थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। चलो इसको फॉर्मेशन ही पहले देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, कितने तरह का होता है। फिर हम लोग रिक्वायर्ड कंडीशन को भी देख लेते हैं कि रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है। तो पहले देख लेते हैं इनके टाइप्स। तो कोरल का टाइप्स देखेंगे तो 3 तरह का होता है। एक होता है फ्रिंगिंग रीफ, जिसको तटीय कोरल बोलते हैं, तटवर्ती कोरल बोलते हैं या तटवर्ती प्रवाल भित्ति बोलते हैं। दूसरा होता है बैरियर रीफ। बैरियर रीफ का मतलब होता है अवरोधक प्रवाल भित्ति, जो तट से थोड़ा दूर होता है। और तीसरा होता है एटॉल, जिसको वलय प्रवाल भित्ति या मुद्रिका प्रवाल कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो फॉर एग्जांपल के रूप में अगर इसको देखा जाए तो देखो यहां पे फर्स्ट टाइम क्या होता है कि अगर किसी द्वीप या महाद्वीप के कोस्टल एरिया में जो कोरल होंगे वो क्या होंगे, फ्रिंज के रूप में होंगे, मतलब तटीय कोरल के रूप में होंगे। तो यहां पे ये क्या कोरल करेंगे,
कि तट के समानांतर यहाँ विकसित होते जाएंगे, तट के समानांतर क्या होंगे, विकसित होते जाएंगे। तो ये जो कोरल रहेंगे ये तट के बिल्कुल पास रहेंगे, तो इसको बोलते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। जो तट के क्या होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, तटीय, या इसको बोलते हैं फ्रिंज कोरल पॉलिप या कोरल रीफ, जो तट के बिल्कुल पास होते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो तट से थोड़ा दूर होते हैं, मतलब ये तट है हमारा, कोस्टल एरिया ये है, ये हमारा मान लेते हैं कोई आइलैंड है या कोई कॉन्टिनेंट का कोई शेल्फ है, उसका तटीय भाग है, तो ये कोरल क्या होते हैं कि ये थोड़ा तट से दूर होते हैं, इधर की तरफ विकसित होते हैं, इस तरह से। तो इनके बीच में, और देखिए ये जो हमारा मेन लैंड है या द्वीप समूह है और कोरल है, ये कोरल के बीच में ये क्या होता है, नैरो ओशन वाटर होता है। क्या होता है ये नैरो ओशन वाटर होता है, ये क्या होता है, जलीय भाग होता है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति का मतलब क्या है कि ये तट से थोड़े दूर पे हैं और तट की और इनके बीच में वाटर है, इसको बोलते हैं बोट चैनल या नैरो चैनल बोलते हैं, जो जल का भाग होता है। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति। दुनिया की सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, अवरोधक प्रवाल भित्ति है, बैरियर रीफ है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में है। और तीसरा जो कोरल होता है वो क्या होता है, एटॉल होता है। एटॉल का मतलब क्या होता है कि जैसे वो किसी द्वीप के चारों ओर, जैसे ये आइलैंड है, इसके चारों ओर क्या होते हैं, वो डेवलप होते हैं, जैसे ऐसे ऐसे, मतलब ये क्या है कि इस द्वीप के चारों ओर फैले हुए हैं। क्लियर है कि इस द्वीप को चारों ओर से कवर किए हुए होते हैं। और ये क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं, जैसे ये जो होते हैं एटॉल होते हैं, ये थोड़ा सा सागर से कटे भी रहते हैं या ऐसे जुड़े रहते हैं। तो ये क्या होता है, एक दिखने में तो लगता है कि घोड़े की नाल की तरह से है। एटॉल का मतलब वही हो गया, हार्स हूज बोलते हैं, घोड़े की नाल बोलते हैं, उसी की तरह से दिखता है। ये रिंग की तरह से दिखता है, जो हम लोग की रिंग होती है, मुद्रिका होती है। बट ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कटे होते हैं और ये ओपन ओशन से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो इनको बोलते हैं एटॉल या इनको बोलते हैं वलय। वलय का मतलब मुद्रिका या रिंग की तरह से होते हैं। तो ये हमारे तीन टाइप के क्या होते हैं, कोरल होते हैं। अब वन बाय वन करके इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। तो देखो, फ्रिंगिंग रीफ क्या होते हैं या फ्रिंज रीफ क्या होते हैं, तो देखो, दे डेवलप अलोंग द एज ऑफ द कॉन्टिनेंट आर आइलैंड। ये तट या द्वीप या महाद्वीप के तटों के समानांतर क्या होते हैं, विकसित होते हैं। और इनका उदाहरण अगर देखोगे क्या है, ये इंडिया के साउथ में जो गल्फ ऑफ मन्नार है, जो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में है, उस गल्फ ऑफ मन्नार में फ्रिंगिंग रीफ मिलते हैं, जो तटीय प्रवाल भित्ति हैं, इसका उदाहरण मिलता है। दूसरा है बैरियर रीफ, अवरोधक प्रवाल भित्ति। तो अवरोधक प्रवाल भित्ति वो होता है कि जो तट से क्या है, हाँ तट से ये दूर है, ये तट से क्या है, दूर है। तो देखो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये हमारा लैंड एरिया है, चाहे आइलैंड ले लो चाहे कॉन्टिनेंट ले लो, और ये क्या है, ये प्रवाल है। तो इनके बीच में क्या है, पानी है, ओशन है, ओशनिक वाटर है। तो इसको क्या बोलते हैं, अवरोधक या बैरियर रीफ बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, दे डेवलप पैरेलल टू द कोस्ट, ये तट के समानांतर विकसित होते हैं। सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द कोस्ट आर आइलैंड, इनके और तट के बीच में या स्थल या जो कहते हैं द्वीप है या महाद्वीप है, इनके और महाद्वीप के बीच में एक डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, ठीक है, यही कहा जा रहा है। इट इज द लार्जेस्ट, वाइडेस्ट एंड हाइएस्ट एमंग ऑल टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो बैरियर रीफ होते हैं, ये सभी कोरल में क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं और सबसे चौड़े होते हैं। क्लियर क्लियर है। इसका एग्जांपल क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में जो कोरल रीफ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो मैप देखेंगे, तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया लगना भी तो चाहिए, थोड़ा सा बनाते हैं, ठीक है। आप खुद एटलस में देखेंगे ना तो आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, ठीक है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। बन तो ऐसे भी नहीं पाया ऑस्ट्रेलिया, लेकिन समझने के लिए है। ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ये क्वींसलैंड प्रोविंस है। तो इसके इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कोरल स्ट्रक्चर है, दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, कोरल संरचना है, ग्रेट बैरियर रीफ जिसका नाम है। क्लियर है। चलिए, इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जरूर मैप में देखिएगा, एटलस में जरूर देखिएगा जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। फिर इसके बाद है एटॉल। एटॉल क्या होता है, किसी आइलैंड के चारों ओर कवर किए होते हैं, एक रिंग के समान होते हैं, जिसको देख लेते हैं। दे आर यूजुअली फाउंड इन ओवल शेप, मतलब आप जानते हैं ओवल मतलब क्या होता है, अंडाकार होता है या गोलाकार होता है, शेप। अराउंड एंड आइलैंड्स आर सबमर्ज प्लेट्यू, मतलब किसी
द्वीप के चारों ओर होते हैं, घेरे होते हैं, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबमर्ज हो चुका है, डूब चुका है, उसके चारों ओर होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ लक्षद्वीप में बहुत इस तरह के हैं, ठीक है। देयर शेप इज लाइक ए हॉर्स हू, मतलब जो घोड़े की खुर होती है, जो हॉर्स हू मतलब घोड़े का खुर होता है, पैर होता है ना, आपने घोड़े का पैर देखा होगा तो इस तरह से होता है उसका घोड़े का पैर, ये इस तरह से होता है, ठीक है। ये इस तरह से घोड़े का पैर होता है कि आगे वाला भाग नुकीला कटा होता है, तो उसी तरह से ये दिखाई देते हैं घोड़े की खुर की तरह से, ठीक है। आर ए रिंग, या एक जो अंगूठी होती है, रिंग होती है, उसकी तरह से दिखाई पड़ते हैं ये, ठीक है। कौन? जो एटॉल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में क्या है, लक्षद्वीप जो हमारे इंडिया के केरल के थोड़ा सा वेस्ट साइड में वो है। इट इज वर्थ नोटिस, यह ध्यान देने योग्य है, इट इज वर्थ नोटिस दैट मोस्ट एटॉल्स आर फाउंड इन द एंटलीज सी। अब देखो ज्यादातर एटॉल कहाँ पाए जाते हैं? एंटलीज सी। अब आपके मन में आए एंटलीज सी कहाँ है, तो आप तुरंत जाइए कैरेबियन द्वीप समूह में। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जो ईस्टर्न साइड में जो हमारा अटलांटिक ओशन है, उसमें देखेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको, उसके नीचे देखेंगे कैरेबियन सी। वहीं पर क्या है, कैरेबियन सी में ही एक पार्ट है एंटलीज सी उसके बगल में, तो वहां पे एंटलीज सी में अगर देखेंगे तो इस तरह के एटॉल आपको सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। तो ये एग्जांपल जरूर याद कीजिएगा, इसको आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, या क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपका काम करेगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आते हैं कि इनके एटॉल्स के लिए या कोरल के लिए कौन से रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं, कौन सी आवश्यक परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोरल डेवलप नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि इन कोरल्स के लिए कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां हैं जो कोरल को चाहिए। तो पहला तो ये है कि 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो एक कोरल के विकास के लिए आदर्श तापमान है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। कोरल आर मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल ओशन बिकॉज 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर देयर सर्वाइवल। इन कोरल्स को जिंदा रहने के लिए या इनके बचे रहने के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इनके लिए दिक्कत है, इससे कम टेम्परेचर होगा तो इनके लिए दिक्कत है। तो ये बड़े नाजुक, बड़े नखरीले होते हैं, ज्यादा टेम्परेचर को सह नहीं सकते और कम टेम्परेचर को भी नहीं सह सकते हैं। तो इनको ज्यादा टेम्परेचर भी बहुत दिक्कत करता है और कम टेम्परेचर भी इनके लिए क्या होता है, बहुत हार्मफुल होता है। तो दोनों चीज ध्यान रखना है। फिर क्या है, लो डेप्थ, इनके लिए बहुत ज्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए। गहराई इतनी होनी चाहिए कि जहां पे सनलाइट आती हो, सनलाइट आएगी तो क्या होगा, जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी था, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस तभी कर पाएगा जब सनलाइट मिलेगा, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो इनके लिए इतनी गहराई होनी चाहिए कि जहां पे सनलाइट आ रही हो और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती हो, फोटोसिंथेसिस कर रही हो। तो ठीक है, बिकॉज एट ग्रेटर डेप्थ देयर इज ए लैक ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन। ज्यादा गहराई में जाएंगे तो इनको सनलाइट नहीं मिलेगी, तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, तो इनको खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो कोरल होते हैं अपनी कुल डाइट का 60% ब्लू ग्रीन एल्गी से लेते हैं और 40% टेंटिकल्स के थ्रू ये शिकार करते हैं, ठीक है, या बाकी जीवों को खाते हैं। तो इनकी डाइट का मोस्ट ऑफ द पार्ट कहां से आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी से आता है। क्लियर है? चलिए फिर क्या है, सेडिमेंट फ्री वाटर। यहां पर ध्यान रखना है, सेडिमेंट की बात की गई है, साल्ट की बात नहीं की गई है। सेडिमेंट फ्री वाटर चाहिए, मतलब ऐसा जल हो जिसमें गंदगी ना हो, मतलब ये डस्ट ना हो या सैंड ना हो या मड ना हो, ये सब हो। ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल इट इज नेसेसरी फॉर द वाटर टू बी सेडिमेंट फ्री, अवसाद रहित जल हो, बिकॉज ड्यू टू सेडिमेंट द माउथ ऑफ द कोरल क्लोज्ड एंड दे डाई। अगर मान लो छोटा सा जीव है, एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा है, बेचारे के मुंह में फंस गया, सोफिकेट होकर मर गया, तो इस तरह से अवसाद रहित। और दूसरी बात, जब गंदला पानी होगा, गंदा पानी होगा, तो उसमें सनलाइट प्रॉपर नहीं आएगी, और जब सनलाइट प्रॉपर नहीं आएगी तो जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो इस बेचारे को खाना नहीं मिलेगा, कोरल को। तो इसलिए गंदा पानी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर क्या इसके लिए है, नॉर्मल सी सैलिनिटी, सामान्य जो सागरी लवणता है वो 27 से 30% के बीच में हो, तो इसके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट है। इससे कम लवणता होगी तो भी सफर करेगा, और इससे ज्यादा लवणता होगी, 30% से ज्यादा लवणता होगी तो भी इसके लिए मुश्किल है। ठीक है, बिकॉज एक्सेसिव सी सैलिनिटी इज हार्मफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल। ज्यादा लवणता और कम लवणता दोनों इस कोरल के विकास के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो ध्यान रखना है,
27 से 30% के बीच में सागरीय लवणता इसके लिए आदर्श है। फिर क्या है, प्रेजेंस ऑफ सबमरीन प्लेटफॉर्म, मतलब एक एप्रोप्रिएट गहराई पर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि 200 से 250 मीटर की गहराई का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। 200 से 250 मीटर की गहराई का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। इससे ज्यादा गहराई इसके लिए नुकसान कर सकती है। इससे कम गहराई पे भी ये विकसित नहीं होगा, मतलब हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। फिर क्या है, एरिया फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस, मानव से जो हस्तक्षेप वाली एरिया है वो ना हो ज्यादा। मानव क्या करता है, छेड़छाड़ करता है, इनके साथ बड़ी दुर्भावना रखता है भाई, इनकी माइनिंग कर देता है, इनकी हार्वेस्टिंग कर लेता है, फिशिंग करता है तो इनके कॉलोनी के पूरा तोड़ फोड़ देता है। ठीक है। जो ट्रॉलर, बड़ी नाव में जो नेट फिशिंग की जाती है, बड़ी नाव में, बड़ी नाव के थ्रू जो जाल फेंक के और उनको पूरी तरह से ट्रॉलर के थ्रू खींचा जाता है तो पूरी कॉलोनी को उखाड़ देता है। तो वहां पे, और पॉल्यूशन भी बहुत करता है ह्यूमन, तो इसकी वजह से वो एरिया क्या हो, ह्यूमन इंटरफेरेंस से थोड़ी सी फ्री हो, कि यहाँ पे मानव का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप न हो, वहां पे कोरल डेवलप होते हैं। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे कि जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं कोरल के लिए। अब हम लोग आते हैं कि जो कोरल्स थे हमारे, वही हमने शुरू में बताया था कि कोरल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोरल ब्लीचिंग, क्या है जिसको बोलते हैं प्रवाल विरंजन। क्या है प्रवाल विरंजन का मतलब है, देखो कि कोरल की पूरी कॉलोनी क्या होती है, हमने बताया क्या था कि कोरल क्या है, एक व्हाइट कलर का होता है, और जो इसका कलरफुल जो इसका स्ट्रक्चर होता है या जो कॉलोनी डेवलप होती है रंग बिरंगी, वो किसकी वजह से होती है, तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से होती है। अगर एल्गी मर गई किसी तरह से तो पूरा कोरल की जो कॉलोनी है वो सफेद हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कोरल ब्लीचिंग में पूरी कॉलोनी क्या होती है, सफेद हो जाती है, कलरलेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू ही इनको पूरी कॉलोनी को कलरफुल मिलता है या कलर मिलता है, तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी मर गई तो कलर खत्म हो जाएगा। और दूसरा, कोरल कैसे मर जाएंगे, तो इनकी डाइट का 60% कहां से आ रहा था, ब्लू ग्रीन एल्गी से आ रहा था, तो ये स्टारवेशन से मर जाएंगे, भूखमरी से मर जाएंगे। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। थोड़ा सा देखते हैं इसको, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। ए सिंगल सेल green zooxanthu algae is found on the outer or upper part of the body of living coral। एक जिंदा कोरल के ऊपरी भाग में या उसके सेल में यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल का जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो इसके साथ सहजीवी संबंध में, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहती है, जो हमने पहले बताया है। दिस एल्गी इज द मेन फूड ऑफ कोरल। तो इसी एल्गी का को खाकर अपने 60% फूड रिक्वायरमेंट का ये कोरल पाता है, 60% का। ठीक है। अब देखो, इट फुलफिल 60% ऑफ द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ कोरल, मतलब एल्गी खा के ये अपनी कुल खाद्य जरूरतों का या आहार जरूरतों का 60% प्राप्त करता है। 60% इसी कोरल से, सॉरी एल्गी से प्राप्त करता है। कौन? कोरल। द रिमेनिंग 40% फूड इज अरेंज्ड बाय कोरल बाय हंटिंग स्मॉल एनिमल्स कॉल्ड प्लैंकटन। बाकी जो है 40% ये छोटे छोटे प्लैंकटन्स जो होते हैं उनको खा कर ये अपनी जरूरत, फूड कुल ऊर्जा जरूरत का पूरा करता है। मतलब जितना इसका फूड रिक्वायरमेंट है उसका 60% तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी को खाता है जो उसके घर में रहती है, और 40% ये क्या करता है, हंटिंग करता है। जो हमने दिखाया था ना टेंटिकल्स, उसके थ्रू ये क्या करता है, हंटिंग करता है, तो अपनी पूरी पूरी जो है खाद्य जरूरतों को पूरा कर लेता है। क्लियर है। इट is worth noting that the green color of plants help in photosynthesis and algae is also green in color ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो, जो हमने पहले बताया था कोरल कोरल कॉलोनी है, इसका कलरफुल कहां से आता है, जो कलर्स आते हैं वो कहां से आते हैं, तो वो एक्चुअल में आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण, एल्गी के कारण आते हैं, नीली हरी शैवाल के कारण आते हैं। अदरवाइज जो कोरल होते हैं वो अपने जो कलर होते हैं उसमें तो व्हाइट ही होते हैं, सफेद कलर के होते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। देखो एक चीज देखा जाए ना कि वैश्विक उष्मन के कारण, वैश्विक उष्मन के कारण हुआ है, जो समुद्री सतह का तापमान बढ़ा है, और इससे क्या हुआ है कि जो एल्गी हैं ये ब्लीच कर गई हैं। एल्गी क्या हो गई, ब्लीच मतलब कलरहीन हो गई हैं या कलरलेस हो गई हैं। कैसे? रंगहीन हो गई हैं। तो देखो इसको ध्यान से पढ़ते हैं कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सी वाटर इंक्रीजेज एल्गी ब्लीचेज। एल्गी क्या करती है, रंगहीन हो जाती है। क्यों? कि एल्गी चेंज फ्रॉम ग्रीन टू व्हाइट। एल्गी अपना कलर क्या करती है, अधिक तापमान में ग्रीन से व्हाइट में कन्वर्ट कर देती है, मर जाती है तो क्या करेगी, ठीक है, ब्लीचेज।
due to which algae are unable to photosynthesis and get destroyed। जब तापमान ज्यादा बढ़ता है तो एल्गी क्या होती है, ग्रीन से हरे में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह अप्रकाश संश्लेषण करने में असक्षम हो जाती है। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस करने में असक्षम हो जाती है और खुद नष्ट हो जाती है, मतलब मर जाती है। ड्यू टू विच कोरल्स आल्सो डाई ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड व्हेन एल्गी गो अवे or get destroyed, corals become white in color. This process is called coral bleaching। देखो, एक चीज हमने पहले ही बताया है कि जो रंग बिरंगा कलर है कोरल कॉलोनी का, वो किसकी वजह से है? ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से है। और दूसरा, जो 60% फूड रिक्वायरमेंट या न्यूट्रिशन मिलता है कोरल को, कहां से मिलता है? एल्गी को। जब तापमान ज्यादा बढ़ता है तो एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करने में असक्षम हो जाती है और मर जाती है। अब देखो, एल्गी से दो चीज मिल रहा था कोरल को। पहला तो ऑक्सीजन मिल रहा था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एल्गी ऑक्सीजन बना के इनको दे रही थी ब्रीदिंग करने के लिए। और दूसरा 60% खाना मिल रहा था एल्गी के थ्रू इन कोरल्स को। तो जब ये दोनों चीज बंद हो जाती है एल्गी के मरने के बाद, तो ये कोरल भी क्या हो जाते हैं? ये भी मर जाते हैं और पूरी जो कोरल की कॉलोनी है ये व्हाइट कलर की, मतलब कलरलेस हो जाती है। जैसे हम लोग ना कपड़ों का नहीं ब्लीच कराते हैं, कपड़ों का ब्लीच कराने क्या करते हैं कि उसका कलर हटवा देते हैं, ब्लीच करा देते हैं, ठीक है? तो वैसे पूरी कोरल की कॉलोनी क्या हो जाती है? कलरलेस हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरल ब्लीच बोलते हैं या प्रवाल विरंजन बोलते हैं। क्लियर है? अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि प्रवाल विरंजन के क्या कारण हैं, यानी कि कोरल ब्लीचिंग के क्या कारण हैं। तो ठीक है, द फैक्टर्स ऑफ कोरल ब्लीचिंग आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जो प्रवाल विरंजन के कारक हैं इनको मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला होता है प्राकृतिक कारण, नेचुरल फैक्टर्स, जिनमें ह्यूमन का कोई मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन दूसरा है मैन मेड फैक्टर्स, जिनको एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, मतलब मानव द्वारा उत्पन्न किए गए कारक भी बोलते हैं। तो इसमें नेचुरल फैक्टर्स में क्या क्या है, इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते चलते हैं, वन बाय वन करके समझ लेते हैं। तो देखो, इसको बस पॉइंट पॉइंट जानना है। आपको जीएस में भी आएगा तो बहुत ज्यादा नहीं आएगा डिस्क्राइब करने के लिए, बस पॉइंट पॉइंट जानते रहिए। तो पहला है डिजीज। कोरल में बहुत सी डिजीज होती हैं, उसकी वजह से क्या होते हैं? ये खत्म हो जाते हैं। तो पहला नेचुरल क्या हो गया? डिजीज, कि नेचुरली डिजीज आ गए, बीमारियां आ गई, कोरल कॉलोनी खत्म हो गई। दूसरा क्या है? प्रीडेटरी ऑर्गेनिजम्स। बहुत सी ऐसी मछलियां हैं, जैसे एक कई मछलियां हैं, उसमें एक मछली तो नहीं है लेकिन एक स्टार फिश होती है। नाम तो फिश है लेकिन मछली नहीं होती है। ये स्टार फिश बहुत कोरल को खाती है, और कई तरह की ऐसी मछलियां हैं जो कोरल को खाती हैं। तो ये मछलियां जब बड़े पैमाने पर, या इस तरह के जो स्टार फिश हैं, जो मछली तो नहीं है लेकिन ये भी कोरल को बहुत खाती है, इस तरह के जो जीव हैं ये कोरल को बहुत खाते हैं। दूसरा है एल नीनो। एल नीनो की घटना जानते हैं हम कि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्टल एरिया में होता है। जैसे ये हमारा, एक तरह से ध्यान रखना है, ठीक है, ये क्या है? हमारा साउथ अमेरिका है। और ये जो हमारा है, ये क्या है? यहाँ तो कोलंबिया है, यहाँ इक्वेडोर है, यहाँ पे क्या होता है? पेरू वगैरह शुरू हो जाते हैं। ये क्या है? चिली है। तो यहाँ पर नॉर्मली ये जो पेरू या हम्बोल्ट कोल्ड ओशनिक करंट फ्लो होती है, पेरू या हम्बोल्ट ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। लेकिन कभी कभी ओकेजनली 2 साल 3 साल के अल्टरनेट पे यहाँ पे क्या होता है कि एक गर्म जलधारा प्रवाहित होने लगती है, और ये हम्बोल्ट ओशनिक करंट है, इसको साउथ में शिफ्ट कर देती है। तो ये जो अल नीनो जलधारा है, जो क्या होती है? ये वार्म है या गर्म है, वार्म ओशनिक करंट है। जब यहां पर फ्लो होती है तो पूरे हमारे कई क्षेत्रों में ग्लोबल प्रेसिपिटेशन पैटर्न में, वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन आता है, जिसमें हमारा साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, वो भी कमजोर हो जाता है। तो एल नीनो के कारण समुद्र का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर समुद्र का जल बढ़ता है, तापमान, सॉरी, समुद्री जल का तापमान बढ़ता है। तो इससे भी कोरल ब्लीचिंग होती है, प्रवाल विरंजन होता है। क्लियर है? तो जब हम लोग मानसून को डिस्कस किए, मैंने भी डिस्कस किया, उसमें आप जाकर देखेंगे तो मानसून वाले चैप्टर में हमने कोरल इसको बताया है यहाँ पर कि एल नीनो क्या होता है। चलिए फिर देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, तो इन साइक्लोन की वजह से क्या होता है ना कि कोरल बड़े वनरेबल होते हैं, बड़े, मतलब एक तरह से कहा जाए कि इनके
खतरा इनके लिए बहुत ज्यादा है। बहुत एकदम मतलब सॉफ्ट होते हैं बेचारे, बड़े डरे सहमे से, या कहा जाए वनरेबल का मतलब होता है कि बहुत एक तरह से ये नाजुक होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। तो जब साइक्लोन आता है तो सागरी जल को क्या कर देता है, एकदम हिला कर रख देता है इनको। सागरी जल को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो थोड़ी सी भी अगर तेज हवाएं मतलब लहरें चली तो इनकी कॉलोनी टूट जाती है, मर जाते हैं, शॉक वेव लग जाती है, झटके लग जाते हैं, मर जाते हैं। तो बहुत ज्यादा अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा, चूंकि ट्रॉपिकल एरिया में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही रहते हैं, और अगर ज्यादा उष्णकटिबंधीय चक्रवात आ गया तो ये बेचारे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर क्या है, एसिडिफिकेशन ऑफ सी वाटर। एसिडिफिकेशन ऑफ सी वाटर का मतलब देखो कि अगर हमारे समुद्री जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी तो ये वाटर क्या हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, अम्ल में कन्वर्ट होने या अम्लीय जल होने लगेगा। तो जब अम्लीय जल होने लगेगा, हमारे महासागरों की जो अम्लीयता बढ़ेगी, तो जो हमारा कोरल है, ये जो अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बनाया है, ये फ्रेक्जाइल हो जाएगी, मतलब भुरभुरी हो जाएगी, और इसका जो ये आउटर सेल है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये टूट जाएगा। तो जैसे ही अम्लता बढ़ेगी सागरी जल में, तो इसका जो सुरक्षा तंत्र है या सेफ्टी सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। फिर आता है अल्ट्रा वायलेट रेज। जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज है, हमारे सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या ये पराबैंगनी किरणें इसको हार्म पहुंचाएंगे, नुकसान करेंगे। तो जो हमने देखा है ना कि जो ओजोन गैस है हम लोग के समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन गैस है, अगर इसका ओजोन गैस का सांद्रण कम होगा, 220 डाप्सन से कम होगा, तो ये क्या करने लगेगा, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे ओशन पे या हमारे अर्थ सरफेस पे डायरेक्टली हिट करेंगी, डायरेक्टली आएंगी, प्रत्यक्ष रूप से आएंगी, और इससे कोरल को भी क्या करेंगी, नष्ट कर देंगी। तो ये जो थे, ये तो नेचुरल कॉजेज थे, प्राकृतिक जो कारण है कोरल ब्लीचिंग के या प्रवाल विरंजन के। अब हम लोग देखते हैं कि जो मैन मेड फैक्टर्स हैं, जिनको एंथ्रोपोजेनिक कारण बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा इस समय डिजास्टर्स है या सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसमें मानव द्वारा कोरल को बड़े पैमाने पर नष्ट किया जा रहा है, उसकी ब्लीचिंग की जा रही है। तो पहला है ग्लोबल वार्मिंग, जो मेन कॉज है कि हमने क्या किया है कि अपने वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वाटर, इनका इमिशन क्या कर दिया, बढ़ा दिया, उत्सर्जन बढ़ा दिया है। तो हमारे लोअर एटमॉस्फेरिक जो सरफेस है, उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, ज्यादा से बढ़ रहा है। तो हमारे सी सरफेस का भी टेम्परेचर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो इससे ये सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग, क्या, कोरल ब्लीच का, वैश्विक उष्मन, प्रवाल विरंजन का सबसे बड़ा कारण है। साथ में ओशियन पॉल्यूशन भी है। हम लोग क्या करते हैं कि स्थलों पे जो भी पॉल्यूटेंट है, जो भी हमारे यहाँ का पॉल्यूशन है, इसको ओशन में डिस्चार्ज कर देते हैं, चाहे प्लास्टिक हो या हमारे नगरों से या औद्योगिक संस्थानों से जो वेस्टेज निकल रहे हैं, इनको डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, ओशन एरिया में डंप कर देते हैं। तो इस पॉल्यूशन से भी क्या होते हैं, ये कोरल मरते हैं। जैसे देखोगे ध्यान से कि जो हमारे गुजरात का ये वाला जो ये खंभात की खाड़ी वाला क्षेत्र है, इस एरिया में क्या है, यहाँ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री यहाँ पे है। तो ये सब क्या करती हैं, सब अपना प्रदूषण इसी खंभात की खाड़ी में भेज देते हैं। तो बड़े पैमाने पे खंभात की खाड़ी में जो प्रवाल थे वो समाप्त हो गए हैं, क्योंकि इतना ज्यादा हम लोगों ने प्रदूषण किया कि खंभात की खाड़ी के क्या हो गए हैं, सारे कोरल मर चुके हैं। इवेंचुअली या इसको कहा जाए कि ये एक तरह से कहा जाए कि दुर्भाग्य से ये जो हमारा पूरा खंभात की खाड़ी है, इसकी कोरल कॉलोनी कंप्लीटली नष्ट हो गई है। तो एक तो ये हो गया पॉल्यूशन। फिर है एक्सेसिव फिशिंग। बहुत ज्यादा जब हम लोग फिशिंग करते हैं तो हमने बताया कि बड़ी बड़ी जो ट्रॉलर होते हैं, बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं, उसमें 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी जाल को समुद्र में ऐसे फेंक दिया, तो फिर उसको खींचा जाता है। जब मशीनों से खींचते हैं तो ये जाल जाकर क्या करती है, तली में बैठ जाती है, और जब इसको खींचते हैं तो ये कोरल कॉलोनी को अपने साथ क्या करती है, उखाड़ देती है। तो इस तरह की जो फिशिंग है बड़े पैमाने पे जो ट्रॉलर के साथ की जाती है, इससे पूरी कोरल कॉलोनी क्या हो जाती है, उखड़ जाती है और नष्ट हो जाती है। फिर क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मरीन फॉरेस्ट। जो हमारे समुद्रों के जंगल होते हैं, उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी घासें हैं। एक्चुअली भी आप जान लो कि दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट कहाँ है, समुद्र में है। और वो कहाँ पे है, वो यूएसए के फ्लोरिडा में है, ठीक है, जो एवरग्लेड बोला जाता है, वो सबसे बड़ा फॉरेस्ट है जो समुद्र के नीचे है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि दुनिया में सबसे बड़ा फॉरेस्ट कौन है, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं टाइगा है, कोई बोलता है कि नहीं नहीं भूमध्य रेखी जो अमेजोन है वो है। नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट समुद्र के नीचे है, जो वो कैलिफोर्निया, सॉरी,
सॉरी फ्लोरिडा, जो यूएसए का फ्लोरिडा है वहां के आसपास का एवरग्लेड जिसको बोला जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। तो इस तरह से जो ओशन में फॉरेस्ट है, एरिया है, या जो ओशन के ग्रॉस हैं, अगर वो नष्ट होंगे तो इससे भी क्या होगा, हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ब्रीदिंग के लिए ये ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है। तो ये भी जो होता है, हमारे जो समुद्रों के जो जंगल हैं या घास के क्षेत्र हैं, अगर उनको नष्ट करेंगे तो कोरल भी ब्लीच करेगा। क्लियर है। फिर है फिलिंग वेटलैंड्स, जो हमारे आर्द्र भूमियां हैं, अगर इसको नष्ट करेंगे तो ये आर्द्र भूमियां क्या होती हैं, फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। अभी हम आर्द्र भूमियों में इसको हमने पढ़ा है, देखा है। तो जो आर्द्र भूमियां होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे जो जो भी टॉक्सिक एलिमेंट हैं वाटर में, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं या उस वाटर को फिल्टर करती हैं। अगर ये नहीं होंगी तो ओपनली क्या होगा, ये जो पॉल्यूटेंट जाएंगे हमारे ओशन एरिया में, ठीक है, और इसे जो कोरल हैं वो अफेक्ट होंगे या उसे खराब होंगे। फिर है माइनिंग ऑफ कोरल रॉक्स। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कोरल की चट्टानों का या भित्ति का माइनिंग कर देते हैं, खनन कर देते हैं। तो उससे भी कोरल क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। जैसे आप देखते हो ना कि नहीं बोलते हैं लोग कि ये अंगूठी हमने पहना है, इसमें मूंगा पहना है। मूंगा क्या होता है, ये कोरल तो है, वही कोरल की रीफ से उनको अच्छे से प्रोसेसिंग करके एक रत्न बना दिया गया, उसको पहनते हैं। तो बहुत से लोग क्या कहते हैं, कोरल की चट्टानों का खनन करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, रंग बिरंगे लगते हैं, तो बिक जाता है अच्छा खासा प्राइस पे। फिर है कलेक्शन ऑफ रेयर स्पीसीज ऑफ कोरल। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कोरल की जो विशिष्ट प्रजातियां हैं, देखने में अच्छी लगती हैं, उनका कलेक्शन करते हैं कि हाँ भाई अपने ड्राइंग रूम में रख दिया या उसको सेल्फ में रख दिया। तो इस तरह से भी लोग क्या करते हैं, इस तरह से माइनिंग करते हैं कलेक्शन के लिए, ट्रॉफी हंटिंग जिसको बोल सकते हो। फिर क्या है, इंक्रीजिंग इन सेडिमेंट्स एंड न्यूक्लियर टेस्टिंग। मतलब बहुत ज्यादा जो है, जब नदियों के मुहाने के पास जो अवसाद बहुत ज्यादा मात्रा में जमा होने लगते हैं तब, या न्यूक्लियर टेस्टिंग, जो यूएसए हैं, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये पैसिफिक ओशन में जो कोरल रीफ्स बने थे या कोरल के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वहां पर जाके इन्होंने बहुत ज्यादा एटॉमिक वहां पर टेस्टिंग की है। तो उस ब्लास्ट के थ्रू और रेडिएशन के थ्रू क्या होता है, जैसे ब्लास्ट होगा भाई तो वाइब्रेट करेगा ओशन वाटर, या बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होगा तो इससे कोरल कॉलोनी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, कोरल कॉलोनी टूट के गिर जाएगी। और रेडिएशन निकलेगा तो उससे भी बाद में मरते रहेंगे। और इस तरह से देखेंगे कि जो बहुत ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, मृदा अपरदन कर देते हैं, जो मैंग्रोव उनको काट दिए हैं। तो जो बारिश के समय या जो लहरें समुद्र की हो जाती हैं, सेडिमेंट लेकर आती हैं, तो इससे कोरल की कॉलोनी क्या हो जाती है, गंदे पानी में मतलब डूब जाती है या गंदे पानी से भर जाता है। तो इससे क्या होता है कि इससे इनको सफोकेशन हो जाता है या फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली नहीं होती है। इसी तरह से देखेंगे ना कि जो हमारा अंडमान निकोबार है, यहाँ पर भी कोरल बहुत पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर एक खास करके काम किया गया जिसकी वजह से यहाँ पे कोरल बड़े पैमाने पर मरे। उसमें खास काम क्या था कि बड़े पैमाने पर यहाँ क्या किया गया कि कटाई की गई बनों की, और जब बनों की कटाई की गई और इन लकड़ियों को आरा मशीन में जब काटा गया, तो इससे जो छोटे छोटे वुड्स पार्ट थे जिनको बुरादा कहते हैं, ये बुरादा उड़ उड़ के कहाँ चले गए, समुद्री जल में चले गए। और जैसे ही पानी में भीगे तो ये बुरादा क्या, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट की तरह से जल में तैरते रहे। अब कोरल समझे कि ये भाई फाइटोप्लैंक्टन, इसको खा लो। अब बुरादा को खा लिया, मुंह ही बंद हो गया, उसका छोटा सा जीव है, तो एक बुरादे के टुकड़े से उनका मुंह बंद हो गया, बड़े पैमाने पर सफोकेशन से मर गए। और दूसरा, इन बुरादा ने जाकर समुद्र की सतह पर अपना पूरा नेटवर्क डेवलप कर लिया। तो इससे सनलाइट कम आती थी, तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी थी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती थी। तो प्रकाश संश्लेषण के अभाव में भी क्या हो गए, ये ब्लू ग्रीन एल्गी मरने लगी। जब ब्लू ग्रीन एल्गी मरने लगी तो ये कोरल भी क्या हो गए, मर गए, सफोकेट हो गए। तो ये जो था हम लोग का चैप्टर, ये था कोरल एंड कोरल ब्लीचिंग। तो जो चैप्टर था इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया कि कोरल ब्लीचिंग के क्या कारण है। उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, प्रवाल विरंजन क्या होता है। उसके पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि कोरल को विकसित होने के लिए कौन कौन सी आदर्श कंडीशन चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोरल को विकसित करने होने के लिए कौन कौन सी जरूरत या परिस्थितियां चाहिए या कंडीशन चाहिए। इसके पहले हमने देखा था कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कोरल और यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोरल, कि कोरल कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला है फ्रिंगिंग रीफ जिसको तटीय प्रवाल भित्ति बोलते हैं, दूसरा है बैरियर रीफ जिसको अवरोधी प्रवाल भित्ति बोलते हैं, तीसरा है एटॉल या वलय प्रवाल भित्ति इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है। तो ये हम लोगों ने देखा। इसके पहले हमने देखा था कोरल के बारे में कि कोरल क्या होती हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, कैसे ये ब्लू ग्रीन एल्गी या जूजैंथेली के साथ ये कैसे सिम्बायोटिक रिलेशन डेवलप करती हैं। तो ये जो हम लोग का चैप्टर था ये कोरल के बारे में पूरा था। और इससे जो रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग यहाँ पर ऐड करते रहेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।